मैं तो सबको कहता हूँ कि लिखावट की बनावट, सजावट और दिखावट, ये 3 चीज़ें आप ठीक कर लो, उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी गिरावट नहीं आएगी। पेन के अंदर कोई जान नहीं है कि वो अपने आप कुछ कर सके, हाथ को या उंगलियों को नहीं पता कि वो कर सकें। सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं, उसी सिग्नल को जैसे एक्सरे को देखा जाता है, ईसीजी को डॉक्टर देख के पढ़ते हैं, हम हैंड राइटिंग को देखते हैं तो हमें दिमाग के थॉट प्रोसेस की समझ आती है कि आदमी किस तरह से सोच रहा है। एग्रेशन है बच्चे में, गुस्सा है, ईगो है, ये चीज़ें अगर सिर्फ हैंड राइटिंग को हम ठीक करके 8 से 10 दिन 12 दिन प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपग्रेड के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक अत्यंत गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा है आपके सिग्नेचर्स को लेकर, जो आप साइन करते हैं उसको लेकर। और उस सिग्नेचर्स के संदर्भ में जो एक साइंस काम करती है उसे कहा जाता है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी ये शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में अभी इस ग्राफोलॉजी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती और इसके ऊपर ना तो कोई बताने वाले लोग हैं, ना ही इस पर कोई डिटेल लिटरेचर उपलब्ध है। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसे हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनका नाम है जॉली अंकल, जो पिछले लगभग 25 वर्षों से इस सब्जेक्ट पर ना केवल काम कर रहे हैं, अपितु इसमें उनकी इतनी महारत हासिल है उन्हें कि वो साइन देखकर, महज साइन देखकर आपका ना केवल भविष्य बता देंगे, ना केवल आपका व्यक्तित्व बता देंगे, अपितु एक जिस तरीके से कहा जाता है ना एस्ट्रोलॉजी, यानी कि आपको अगर हम मॉडर्न पंडित कहें तो ज़्यादा बुरा नहीं होगा, एक साइंस की तरह जो है जो ग्राफोलॉजी, तो इसी संदर्भ में आज हम पूरी बात करने जा रहे हैं। जॉली अंकल, आपका स्वागत दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया धवन साहब। जॉली जी हमें बताएंगे कि ये जो विद्या है, ये जो सब्जेक्ट है ग्राफोलॉजी, कितना डीप है, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत फॉलो किया हुआ है और हम जैसा कि देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, एक पहली बात तो उनको लिखने की आदत ही नहीं है, क्योंकि वो 24 में से 20 घंटे 18 घंटे मोबाइल फ़ोनों के अंदर ही घुसे रहते हैं। कितना हार्मफुल है वो। और जो लिखने की आदत नहीं है, पढ़ने की तो ख़त्म बहुत पहले हो गई थी, लिखने की आदत ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में ग्राफोलॉजी किस तरीके से अपना एक रोल आगे आने वाली जनरेशन के लिए निभा सकती है, यानी ये कितनी कारगर है ये विद्या? ग्राफोलॉजी, जैसे आपने कहा कि लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, ये जो साइंस है, ये साइंस ही हमारी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के ऊपर बेस्ड है। एक चीज़ मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे आपने वो पंडित वाली बात कही, इसमें किसी तरह की प्रेडिक्शन नहीं होती, क्योंकि ये साइंस है। तो इसमें कोई हम अंदाज़ा नहीं लगाते कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। इसके लिए हम अपने माइंडसेट को ऐसे तैयार करते हैं कि जो कुछ हम चाहते हैं वो हम अचीव कर पाते हैं। जो कुछ सोचो वो आप पा सकते हो। इस साइंस का जो बेसिक थीम है वो यही है, बिलीव इट एंड अचीव इट। आप सिर्फ विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो, और उसके बाद जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड का 5 से 6% भाग जो है वो एक्टिव है। उसके पीछे जो 90% भाग है, जो डाटा बैंक है एक्चुअली हमारी पूरी ज़िंदगी का। अब रात को हम सो जाते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन हैं, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, बाकी बहुत सारे ऑर्गन हैं, उन्हें कौन चलाता है? वो सब सारी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में हुई है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी उसी तरह बननी शुरू होती है जिस तरह हमारा माइंड सोचता है। तो अगर हम सिर्फ अपनी सोच को बदल लें, नेगेटिविटी को हटा के सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को माइंड में जगह दें, तो हमारा हर दिन जो है वो पहले से बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो मैं तो सबको कहता हूँ कि लिखावट की बनावट, सजावट और दिखावट, ये 3 चीज़ें आप ठीक कर लो, उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी गिरावट नहीं आएगी। बहुत बढ़िया बात है सर। लिखावट की बनावट और उसकी सजावट,
अगर इसको पुख्ता कर लो तो गिरावट नहीं आएगी। तो पर जॉली अंकल, हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वो दौर भी चले गए जब तख्ती पर लिखा करते थे, वो दौर भी चले गए जब स्लेटों पर लिखा जाता था, वो दौर भी चले गए जब कागज़ पर बच्चे पेंसिल रगड़ रगड़ कर लिखना सीखते थे। लेकिन ये दौर तो चला गया, इस दौर के अंदर लिखना कहाँ से आएगा? इसीलिए आज के माहौल में देखो, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, जो पहले 40, 50, 60 साल के लोगों को बीमारियां होती थी, आज के बच्चे 15 साल, 18 साल स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और उनको टेंशन, डिप्रेशन हो रहा है। मैं गारंटी करता हूँ, कुछ नहीं करो, सिर्फ रात को सोने से पहले जो अपने दिन की एक्टिविटी है, एक डायरी बना लो, पुरानी कॉपी ले लो, वो 10 पॉइंट डेली लिखना शुरू कर दो। 10 दिन के बाद ज़िंदगी में दोबारा कभी आपको ना तो स्ट्रेस होगा, ना टेंशन होगी, ना डिप्रेशन होगा। आज अमेरिका में 10 में से 7 लोग डिप्रेशन में हैं। यही आंकड़ा सर दिल्ली में भी होगा। 5 से 6 लोग सुसाइड त्याग करने के लिए तैयार बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने लिखना बिल्कुल छोड़ दिए। हर चीज़ उन्होंने ऑनलाइन कर दी है। तो उस वजह से क्या है कि एक जंक नेगेटिविटी हमारे दिमाग में स्टोर करती जा रही है। अब लगातार अगर दिमाग में हम कचरा भरते जाएंगे, कभी हमने लास्ट इसको कब साफ़ किया था? मेरे पास 40, 50 साल, 60 साल के लोग आते हैं, जब मैं उन्हें कहता हूँ कि कभी आपने, जिस तरह हम फ़ोन को रीप्रोग्राम करते हैं, फ़ोन को अपग्रेड करते हैं, कभी आपने अपने माइंड को अपग्रेड करने की कोशिश की है? कहते जी आज पहली बार आप हमें बता रहे हो कि इसको अपग्रेड भी किया जाना चाहिए। अब बचपन से जो कुछ सीखा, जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं थे, अड़ोस पड़ोस, स्कूल, दोस्तों से जो कुछ भी हमने सीखा, वो सारा आप स्टोर करके बैठे हुए हैं। अब उसमें 90% जो है वो नेगेटिविटी है, या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे थॉट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम नहीं आएंगे। अब हमारा ये कमरा है, अगर इसको कचरे से भर देंगे तो ना बैठने की जगह रहेगी, ना सोने की जगह रहेगी, ना आराम करने की कहीं जगह मिलेगी, तो हर तरफ परेशानी और टेंशन दिखाई देगी। यही हालत हमारे दिमाग की है। सिर्फ अपनी सोच और विचार को बदलो। जिस दिन एक विचार को बदल लोगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है हमारे सिग्नेचर्स को। जो हम लिखते हैं या जो हम लिख रहे होते हैं, या जिस तरीके के हम साइन करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की और हमारे दिमाग की ही असलियत होते हैं। क्योंकि देखो, अब ना तो हमारे हाथ को पता है कि हमारा नाम कैसे लिखना है, ना हमारे पेन को पता है कि हमने साइन कैसे करने हैं। जॉली अंकल, ये क्या हम किसी के सिग्नेचर देख के आप बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, या वो किस तरीके की मनस्थिति से गुजर रहा है? पूरी इनर पर्सनैलिटी, कम से कम तकरीबन 250-300 पॉइंट हम एनालाइज कर लेते हैं सिर्फ सिग्नेचर देख के। लेकिन उसके साथ अगर उसकी हैंडराइटिंग के हमें एक पैरा लिखा हुआ मिल जाए तो उससे पूरी सपोर्ट हमें मिल जाती है। और उसका स्वभाव कैसा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मिलनसार है, कितना क्रिएटिव है। या कुछ लोगों के पास क्रिएटिविटी होती है लेकिन उसे यूज़ नहीं कर पाते, पूरी ज़िंदगी वो टैलेंट जो है ना वो मिट्टी में दबा ही रह जाता है। अब बीज हैं, हम कितने भी अच्छे बीज ले आएँ, खाद ले आएँ, लेकिन ला के उसे घर में रख दें और ज़मीन में लगाएंगे नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा? फल तो तभी मिलेगा जब उसका वो पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम अभी कुछ सिग्नेचर्स को एनालाइज करके आप उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं, तो ताकि हमारे दर्शकों को भी मालूम हो जाए कि हमारे जो सिग्नेचर्स हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं या हमारे सबकॉन्शियस माइंड की यथास्थिति बताते हैं। आपकी टीम में से कोई भी जिसको ऑब्जेक्शन नहीं हो कि मैं उसके साइन पब्लिक में बोल सकूं उसके बारे में, तो अगर कोई साइन करके दिखाएगा तो मैं डेफिनेटली अभी बता देता हूं। मुझे तो हार्डली कुछ सेकंड चाहिए होते हैं किसी की भी पर्सनैलिटी, क्योंकि कई हज़ार लोगों के साइन जो है मैं अब तक देख के उनकी लाइफ को मैं चेंज कर चुका हूं। कल भी सिंगापुर से मेरे पास सिग्नेचर आए थे, इंडिया से तो पूरे क्लाइंट बेस है ही है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, जर्मनी,
इधर यूके, यूएस, कनाडा, तो हर जगह से लोग मतलब कि आते हैं और हैरान होते हैं कि ये बातें हमारे घर वालों को नहीं पता, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता। हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि हमें एक दूसरे की ये बातें नहीं पता थी जो आप बता रहे हो, आपको कैसे पता है ये बातें? तो वो मैथ नहीं, क्योंकि हमारे जैसे मैंने बताया कि अब पेन से लिखते हैं तो वो सिग्नल दिमाग से आते हैं तभी हम लिख पाते हैं। पेन के अंदर कोई जान नहीं है कि वो अपने आप कुछ कर सके, हाथ को या उंगलियों को नहीं पता कि वो कर सकें। सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं, उसी सिग्नल को जैसे एक्सरे को देखा जाता है, ईसीजी को डॉक्टर देख के पढ़ते हैं, हम हैंडराइटिंग को देखते हैं तो हमें दिमाग के थॉट प्रोसेस की समझ आती है कि आदमी किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से ये मतलब कि अगर बैंक में उसे सिक्योरिटी के पोजीशन पे रखना है, ये ना हो कि कल को वही बैंक लेके लूट के चला जाए, या बच्चों की जिम्मेदारी देनी है स्कूल कॉलेज में, मतलब कि कोई ऐसे सिक्योरिटी ऑफ जी भी मान के चलें कि उतना ही कारगर है जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई या और तरह की साइंसेज हो गई, देखो हस्तरेखा विद्या हो गई, अंक विद्या हो गई। वो साइंस बिल्कुल अलग हैं। अब न्यूमरोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेट बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। यही कुछ तो आजकल साइन में भी कर रहे हैं लोग, थोड़े अपने सिग्नेचर्स चेंज कर देते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों ने भी किया है, उन्होंने अपने सिग्नेचर्स। इसमें क्या है कि इसमें हम अपने माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज कर रहे हैं, उनको अभ्यास करना पड़ेगा। नेचुरली आज अगर हम 30-35 साल से मतलब कि कोई काम कर रहे हैं तो उसको चेंज करने के लिए कम से कम 30-35 दिन 10 मिनट तो रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तभी वो चीज़ हमारे स्वभाव का हिस्सा बन पाएगी, तभी हम अपनी नेचर को बदल पाएंगे। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है। ये नहीं है पूजा कर लो, ये स्टोन पहन लो नीले पीले, या टैरो कार्ड वाले इस तरह कार्ड निकालते हैं, एक बार कार्ड दिखाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम भी सुनी और सोल्यूशन भी बता दिया, लेकिन आप उन्हें कहो कि हम दोबारा पे करते हैं और आप दोबारा दिखा दो हमें, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्योंकि कार्ड दोबारा आएंगे नहीं सेम कभी भी, तो उनको दिक्कत हो जाती है। इसी तरह वास्तु बोले खिड़की दरवाजे इधर कर दो उधर, आजकल घर में जगह नहीं है, जो फ्लैटों में रहते हैं 1 इंच भी कोई चीज़ मूव करनी मुश्किल है, कैसे कर सकते हैं? या एक सोसाइटी में 300 फ्लैट हैं, 250 फैमिली बड़ी खुशी खुशी रह रही है, 10-20 फैमिली उसमें से किसी को रोज़गार की प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो अगर 250 बाकी ठीक रह रहे हैं तो इनके कहाँ मतलब की दिक्कत आ गई, इनकी वास्तु कहाँ ख़राब हो गई। और यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दारू के ठेके पूरे हिंदुस्तान में जहाँ खुलते हैं, गंदे नाले के ऊपर भी खुल जाए तो सुबह 10 बजे भी भीड़ होगी, रात को 10 बजे भी वहाँ पे लाइन लगी होती है, तो वो किससे वास्तु करवाते हैं? वो तो किसी से नहीं करवाते। बहुत बड़ा पॉइंट है ना ये। नहीं, जो सच्चाई है उसको तो एक्सेप्ट करेंगे। वास्तु वाले जो कहते हैं, अब कुछ कंट्रीज़ हमारे ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ लेफ्ट में है, कुछ राइट में है, कुछ सिटीज़ कहीं पे हैं, किस पोजीशन को सही मानोगे? चलो एक पोजीशन हमने मान भी ली, फिर भी धरती तो घूम रही है, जो सुबह की है शाम तक तो हम उल्टी डायरेक्शन में चले गए। जॉली अंकल, अगर हम बात करें लिखने की कला या लिखने की जो आर्ट है जी, अगर वो बचपन से ही बच्चों के अंदर डाल दी जाए, अच्छे लिखने की हैबिट, या उनको वो क्रिएटिव राइटिंग्स जो है वो स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, तो क्या उनकी पर्सनैलिटी में, क्या उनके फ्यूचर में या उनके आगे के भविष्य में फ़र्क आ सकता है? थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जिस तरह पेरेंट्स चाहेंगे, जिस तरह वो चाहते हैं कि बच्चा सोसाइटी में आगे जाके बड़ा बने, जिस फील्ड में वो चाहते हैं, आर्ट के फील्ड में जाए, मेडिकल में जाए या किसी और स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना चाहता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें हेल्प करती हैं। एग्रेशन है बच्चे में, गुस्सा है, ईगो है, ये चीज़ें अगर सिर्फ हैंडराइटिंग को हम ठीक करके 8 से 10 दिन 12 दिन प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। कुछ बच्चों में इतना एग्रेशन होता है कि बिना सोचे समझे 1 मिनट में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, लेकिन जैसे शार्प एंगल बना के लिखते हैं, अगर उसको हल्की सी हम कर्व दे देते हैं, एम लिखा है तो जैसे उसे हल्की सी कर्व दे देते हैं, तो वो एग्रेशन जो है विद इन फ्यू डेज जो है वो इतना बिहेवियर चेंज कर देता है कि हम सबके साथ बड़े फ्लेक्सिबल, बड़े एक अच्छे मिलनसार वातावरण में रह सकते हैं। जैसे कि हमने अभी अपने एपिसोड के शुरू में भी कहा कि इसके ऊपर आपकी तो किताब हमने देखी भी थी, आपकी ये किताब भी मैंने थोड़ी सी इसको स्टडी किया था,
तो क्या इस तरह का और भी लिटरेचर मार्केट में अवेलेबल है, या इस तरह का कोई कोर्स है या कोई संस्थान है या कोई लोग हैं या व्यक्ति हैं जो इस आर्ट को एक अवेयरनेस की तरह फैलाने के लिए काम कर रहे हो? गवर्नमेंट लेवल पे अभी इस साइंस को रिकॉग्नाइज हमारे यहाँ नहीं किया गया। फॉरेन कंट्रीज़ में 4 साल की पढ़ाई होती है और इसकी डॉक्टर की डिग्री दी जाती है। लंदन में भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में सब जगह दी जाती है। इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या प्राइवेट, मैंने भी बहुत सारे बच्चों को, पहले कई 100 बच्चों को मैं सिखा चुका हूँ पहले भी। अब भी जब कभी मौका मिलता है तो ऑनलाइन मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लासेस लेके, अगर अच्छा ग्रुप बन जाता है तो उनको मैं 1-to-1 तो अब करना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो लेकिन ऑनलाइन में क्लासेस लेके अभी मैं भी सिखा देता हूँ। तो अगर आपके पास कुछ सिग्नेचर्स हों जिसको आप एनालिसिस कर लें या उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें या कुछ बात कर लें, तो मुझे आप कोई भी सिग्नेचर दिखाइए। जॉली अंकल, ये आपकी ही किताब के अंदर कुछ सिग्नेचर्स को आपने पहले इवेल्युएट किया हुआ है। सर, अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर्स की, ये सिग्नेचर्स हैं, तो क्या कुछ दिखता है? ये बहुत क्रिएटिव सिग्नेचर्स हैं ये वाले, ये इनके थे? ये लता मंगेशकर जी के साइन है। अब हिंदुस्तान में इनके बाद हज़ारों लाखों गायक जो हैं वो आ चुके हैं हमारी इंडस्ट्री में। 90 साल के करीब इन्होंने गाना गाया इंडस्ट्री में। और आप ये साइन देखो, आज तक कोई भी दूसरा आर्टिस्ट, दूसरा सिंगर इनके आसपास भी नहीं कहीं पहुंच सका, क्योंकि इनके साइन देखो, जितनी हाइट तक जा रहे हैं उस हाइट तक कोई भी दूसरा आदमी सोच नहीं सकता कि इतने बड़े सिग्नेचर, जो इस तरह के आर्टिस्टिक सिग्नेचर होते हैं। एक तो ये आर्ट के फील्ड से ज़रूर कनेक्टेड होते हैं, जिनके मतलब कि जो बहुत छोटे साइन करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, वो डीप स्टडी या रिसर्च वर्क होगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट जो ऑफिस में होते हैं भी अलग बैठे चुपचाप इंट्रोवर्ट नेचर के होंगे, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, ज़्यादा किसी से बात करना उनको पसंद नहीं होता, और अपने काम से उनको काम मतलब रखते हैं और बस उसमें वो उलझे रहते हैं। वो अपने टैलेंट को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके पास कितना भी स्किल हो, लेकिन वो कभी भी सोसाइटी में अपनी जो एक ब्रांड इमेज होती है आजकल, वो नहीं बना पाते। ये इन्हीं के ऊपर ये हैं डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर हैं सर जी। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति मुझे तो लग रही है। आपकी जो एक्सपर्टीज वो क्या कहती है? आपने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है माइंड में क्लैरिटी। तो ये लता जी के साइन देखते हैं तो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई भी आदमी आसानी से इसे पढ़ सकता है। अब इसमें क्या है कि इसको वो खुद तो शायद पढ़ लेंगे, लेकिन दूसरा कोई भी आदमी मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ पाएगा। तो ये पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, इनको समझना बहुत मुश्किल है। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या करेंगे, वो किसी को आइडिया नहीं होता। कभी ये प्लान अपना कोई भी किसी तरह का कोई प्रोग्राम किसी दूसरे के साथ, जितना टाइम रहे हैं हिस्ट्री है, तो इन्होंने कभी शेयर नहीं किया। और दूसरा, अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने एंगल बनाए हुए हैं, तो इनका एग्रेशन भी पूरी दुनिया में मशहूर है कि किस तरह ये कभी बड़ी सी बड़ी अथॉरिटी को भी कभी आदमी नहीं समझते थे अपने सामने, और उसके साथ मिसबिहेव तक भी कर देते थे। तो ये चीज़ तो कोई भी ऑर्डिनरी आदमी भी अंदाज़ा लगा सकता है इस साइंस से कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी रहे हैं। सर, ये इनके ऊपर ये नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर हैं। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि विश्व की बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो इनके सिग्नेचर्स में क्या नज़र आता है? एंड में थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं है। देखो, इनके 3 साइन हैं। जब ये सीएम थे गुजरात में तो वहाँ गुजराती में साइन करते थे, उसके बाद इन्होंने हिंदी में साइन करना शुरू किया। तो अब ये जो इंग्लिश में साइन करते हैं, जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये कैपिटल एन लिख के और उसको एक सर्कल में बंद कर देते हैं। तो कैपिटल में जब भी कोई आदमी साइन करता है तो वो अपने कुछ प्रिंसिपल्स उनके होते हैं, अपना उनका एक स्टाइल होता है काम करने का, तो वो सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। वो किसी दूसरे की बात ईज़िली सुनना पसंद नहीं करते, वो ईज़िली किसी दूसरे को परमिट नहीं करते कि वो कोई आके उनके काम में इंटरफेयर करे, कोई सजेशन दे या कोई ऑफ़र भी करे। ये तो चलो इनके नहीं, जो इस तरह का और पैटर्न होता है
कि भी इवन किसी को हेल्प भी अगर ऑफ़र करते हैं तो वो उससे भी मना कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। अगर हम बात करें इस आर्ट की, ग्राफोलॉजी की, या इसके माध्यम से जो बच्चे लिखना शुरू कर रहे हैं, जिस तरीके की आप सजेस्ट करते हैं कि आपके जो साइन करने का या आप जो अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर ये रहे, तो उसके लिए कितना कुछ ज़रूरी है कि उसके ऊपर फोकस कैसे किया जाए, कंसंट्रेशन कैसे डेवलप की जाए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अगर सिग्नेचर की बात करें तो हमेशा जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल से शुरू होना चाहिए। और जो हमारी नॉर्मल हैंडराइटिंग है, अगर हमें अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी इमेज सोसाइटी में बनानी है ताकि थोड़ी नेम फेम भी हमें मिल सके, तो मिनिमम 4 to 5 टाइम्स जो नॉर्मल हैंडराइटिंग है उससे हमारा पहला अल्फ़ाबेट जो है नेम का वो बड़ा होना चाहिए। और अगर हम सर नेम भी लिख रहे हैं तो सर नेम का भी जो पहला अल्फ़ाबेट है वो नेम की तरह उसी साइज़ का होना चाहिए। जहाँ तक बच्चों के कंसंट्रेशन की और फोकस की बात है तो वो आई और जे दो को अगर ठीक से प्रैक्टिस कर लें, डॉट ना लेफ़्ट में लगाएं ना राइट में लगाएं और ना ही बहुत ऊपर लगाएं, प्रॉपर आई के ऊपर डॉट लगाएं, जे के ऊपर डॉट लगाएं, तो इसी से उनकी कंसंट्रेशन, पढ़ाई में फोकस बढ़ जाएगा और अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उनकी मेमोरी भी काफ़ी शार्प हो जाएगी। जॉली दी, क्या ये पैटर्न हर एक के सिग्नेचर्स पे इम्प्लीमेंट होता है या वेरी करता है अलग अलग व्यक्तित्व के हिसाब से? ये जो स्टडीज़ की गई हैं ये तकरीबन 450-500 साल पहले का रिकॉर्ड अवेलेबल है। फ्रांस में, इटली में और उसके बाद पूरे यूरोप में ये फैला है। तो ये 10,000 से लेके 70,000 लोगों को लेके उनको स्टडी किया गया है और कई कई सालों तक उनको स्टडी किया और उसके बाद एक एक पैटर्न को फाइनल किया गया है। अब जैसे कुछ क्रिमिनल्स हैं तो 10-20 हज़ार जिन्होंने एक जैसा क्राइम किया है तो उनके सिग्नेचर के पैटर्न देखे तो उनमें वो चीज़ कॉमन मिली। जो बहुत टॉप के पॉलिटिशियंस हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके तकरीबन 50,000 60,000 लोगों के साइन कई सालों तक उसके ऊपर स्टडी की गई। उसके बाद ये पैरामीटर्स बनाए गए हैं। अब इन्हीं पैरामीटर्स को लेके ये बेसिकली एक फार्मूला बन गए हैं हमारे लिए, जिसकी वजह से हम आसानी से विद इन मिनट्स मतलब किसी की भी पूरी इनर पर्सनैलिटी को, उसके थॉट प्रोसेस को हम एनालाइज कर पाते हैं। थैंक यू सर। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। निश्चित तौर पर जो लोग इस आर्ट के बारे में या इस साइंस के बारे में रुचि रखते हैं या जिन लोगों को अपने कैरियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर थोड़ी सी भी चिंता है, अगर वो अपने सिग्नेचर्स पर या अपनी हैंड राइटिंग पर अगर फोकस करें और इस जॉली अंकल द्वारा सुझाए गए जो फार्मूलाज हैं या जो पैटर्न्स बताए गए हैं उन पर अगर काम करें तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद जॉली जी आपका। बहुत आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।